या नहीं समझ पाए हो तो शायद कुछ ऐसी टिप्स आपके काम आने वाली हैं जो आपको वेरिकोसील से भी बचा सकती हैं और वेरिकोसील से आपको थोड़ा सा क्योर दे सकती हैं। सबसे पहले जो जिम वाले पेशेंट्स होते हैं या जिम के जो ज़्यादा रेगुलर यूज़ करते हैं या एक्सरसाइज फॉर्मेट स्क्वाट्स वगैरह बहुत अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हैं जिनका हैवी वेट लिफ्टिंग का काम है, उनके लिए कि अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो क्योंकि आपका इंस्ट्रक्टर या आपका कोच या आपको जो सिखा रहा है वो आपको ज़रूर कहता है कि आप सपोर्टर डालो या वी शेप फ्रेंची अंडरवियर को ज़रूर कैरी करो, उस टाइम जिस टाइम आप एक्सरसाइज करने जाते हो, वो उनकी बात बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि आप अगर नीचे टेस्टिकल्स को सपोर्ट नहीं दोगे तो आपको दिक्कत बन सकती है एज वेरिकोसील, और कहीं कहीं देखते हैं कि हाइड्रोसील भी डेवलप हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने वी शेप अंडरवियर पहनना है, एक साइज़ छोटा करके पहन सकते हैं और आप सपोर्टर डाल सकते हैं या लंगोट पहन सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपने जिम में जाते हुए पहननी है। और जो पेशेंट हो चुके हैं, जो पेशेंट बन गए हैं, जो वेरिकोसील के पेशेंट बन चुके हैं, उनके लिए भी सेम है कि आपने सपोर्टर हमेशा कैरी करके रखना है। क्योंकि वेट जब आपके टेस्टिकल्स का बढ़ता है या हैंगिंग जब होती है वेरिकोसील में, तो उसको कुछ ना कुछ नीचे से सपोर्ट चाहिए, नहीं तो बायलेटरल वेरिकोसील डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर एक टेस्टिकल्स का वेट जो है वो नीचे की तरफ कर रहा है, आपको हैंगिंग के टाइम अगर आप बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को लेफ्ट साइड वेरिकोसील फर्स्ट पहले डेवलप होता है, देन वो राइट साइड में आता है। रेयर केसेस में मिलता है कि हमने पहले राइट साइड में वेरिकोसील हुआ फिर वो लेफ्ट में गया, या राइट साइड वाले वेरिकोसील में, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस हमें यही मिलते हैं पेशेंट में लेफ्ट साइड पहले टेस्टिस में वेरिकोसील डेवलप हुआ फिर वो फॉरवर्ड हुआ राइट साइड में, तो बायलेटरल वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसी वजह से आपको हमेशा सपोर्टर कैरी करके रखना, रात को सोते वक्त उतार सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टिप की बात करते हैं। सेकेंड टिप बेसिकली क्या होता है कि हम चीज़ों को लेकर करते हैं, मतलब जो हम बेसिकली हम जो डाइट खाते हैं वो डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप नॉर्मल प्रोटीन शेक वगैरह बहुत सारा कैरी करते हैं, या आप अगर अखाड़े में जाते हैं, क्योंकि अखाड़े के पेशेंट हम रेयर देखते हैं कि उनको वेरिकोसील डेवलप हुए हैं, बट जिम वाले पेशेंट्स में काफ़ी जल्दी हम देखते हैं कि काफ़ी जल्दी या बहुत जल्दी वो वेरिकोसील में डेवलप हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइट हमेशा इस तरीके से लो जिससे आपका स्टमक जो है हमेशा क्लीन रहे। क्लीन का मतलब समझते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड कभी ना फील करो। जिम के पेशेंट्स के लिए बात करूंगा, या जो हैवी रनिंग करते हैं या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं या पुलिस में जो भर्ती करने जा सोच रहे होते हैं, वो पहले से ही ट्रेनिंग चालू कर देते हैं अपनी। जब वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो भागते हैं, रनिंग वनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर आपने करना क्या है कि हमेशा अपने आप को पेट से ओके रखो। स्टमक अगर ठीक रहेगा तो आपको वेरिकोसील नहीं डेवलप होगा। मैं अपनी पुरानी वीडियोस में सब में बोलता रहा हूँ कि इनडाइजेशन आपका मेजर कॉज बन जाता है वेरिकोसील के लिए, तो हमने इनडाइजेशन कभी नहीं करनी। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कॉन्स्टिपेशन है या कुछ है, तो उसके अपने अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि जिनको दूध किसी के लिए होता है, मिल्क जो होता है, मिल्क पेट खोलता है, या आई मीन से मिल्क पीने से उनका स्टमक ठीक रहता है, या वो उनका सुबह जो मोशन होती है वो सही आती है, या वो सही क्लीन हो जाता है, तो वो मिल्क पी सकते हैं। और जो उनको मिल्क इंटॉलरेंस है, जिनको मिल्क इंटॉलरेंस है कि मिल्क पीते ही पेट साफ़ या पेट ख़राब हो जाता है, उनके लिए मिल्क मना है। उसकी जगह वो इसबगोल वगैरह ले सकते हैं, हेल्दी फाइबर्स ले सकते हैं, या फाइबर्स इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रूट मौसमी या ऑरेंजेस को ज़्यादा खा सकते हैं, जिससे फाइबर्स की क्वांटिटी सही जाए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन कभी हो ही ना। तो वहाँ पर अपनी डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म करो, फाइबर्स इनटेक ज़्यादा करो, जिससे आप कॉन्स्टिपेटेड कभी रहे ना। सेकेंड टिप, अब जो वेरिकोसील के पेशेंट बन चुके हैं उनके लिए भी सेम ही टिप है। जो पेशेंट वेरिकोसील अभी एग्जिस्टिंग पेशेंट हैं, वो अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर्स को ऐड ऑन कर लीजिए। दलिया, मोटा अन्न जैसे हम बोलते हैं, मोटा अन्न ज़्यादा खाना चालू कर दीजिए, ओट्स खाना चालू कर दीजिए। थोड़ा लाइट खाना खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सही अच्छी तरीके से काम करेगा। और जो वेरिकोसील के पेशेंट बन चुके हैं उनके लिए एक और राय है कि भूख से थोड़ा कम खाएंगे और बारी बारी खाएंगे, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉर्टेड कर देगा। आपको पेन जो
इनकम्फर्ट या जिसे मैं बोलूँ अनकम्फर्टनेस रहती है उस जगह पे, वो चीज़ सॉर्टेड होने चालू हो जाएगी। थर्ड टिप, वेरिकोसील के पेशेंट्स जो अभी आज की डेट में अभी नहीं बने बट वो सोचते हैं कि उनको हो सकता है, सबसे पहली चीज़ समझिए कि वेरिकोसील एज इन विजिबल होता है बट वो माइल्ड केस में नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम बाद जाके ग्रेडिंग प्रूफ करता है। बट उससे पहले क्या करना है हमने, वेरिकोसील आपकी नस फूलने की दिक्कत है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ब्लॉकेज या जिसकी खून की जो फ्लो है वो डिस्टर्बेंस होने की वजह से वहाँ का वेन का साइज़ फूलना है ना। अब वो जो वेन का जो साइज़ फूलता है वो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ अपनी इसी वीडियो में पहली टिप में, कि आप फिज़िकल एक्टिविटी वहाँ तक कर पाएँ जहाँ तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही हो, उसको पॉसिबिलिटी हो। अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं वो भी हार्मफुल है। कोई आपको जो, अगर मैं बात करूं तो योगा भी अगर कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं, या जो एक्सरसाइज वाले इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज हमेशा आपको दिक्कत दे सकती है। देखो, हर बंदे को कंपटीशन नहीं लड़ना। अगर मैं बात करूंगा कि जो कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग में करते हैं, हर एक पीपल को ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ। हाँ, फिटनेस रहने के लिए मैं एक्सरसाइज जरूर करूँगा, बट फिट रहने के लिए एक्सरसाइज नीड है बट बॉडी बिल्डिंग नीड नहीं है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उनकी फिजिक इतनी अच्छी बन जाए जिससे वो बॉडी बिल्डिंग कर सके, तो समझ लीजिए कि आप एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना आपने मन बना रखा है, गोल बना रखा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आप जाओ, मना नहीं है। बट आप किसी को देखा देखी जा रहे हो, वो चीज़ गलत है। वहाँ पर आपकी बॉडी जितना एक्सेप्ट करे उस एक्सरसाइज को वित्ता ही कीजिए। एक्सेसिव एक्सरसाइज नीड नहीं है कहीं पे भी। और जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं उनके लिए तो एक्सरसाइज है ही नहीं। कुछ आसन्स है, कुछ मैंने वीडियो बना रखी है उसके पीछे कि कौन कौन से आपको आसन करने चाहिए जिससे आपका ब्लड का फ्लो बेटर हो। तो समझ लीजिए कि एक्सेसिव एक्सरसाइज नीड नहीं है। सेकंड, अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट बन चुके हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखे, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं और अपने इस वेरिकोसील को थोड़ा सा लेवल में ला सकते हैं। अब रही बात वेरिकोसील को अगर हमें और तरीके से ठीक करना हो, मतलब अगर आपको ये भी डर लग रहा हो कि वेरिकोसील डेवलप भी हो जाएगा या फिर अभी अब हो एग्जिस्टिंग पेशेंट हो, तो और क्या करें। एक सिंपल सी बात है, अगर आप फ्लो को बेटर करेंगे तो वेरिकोसील अपने आप ही नेचुरली कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस में आएगा, क्योंकि बॉडी हमारी हीलिंग प्रोसेस में रहती है। वो किसी भी चीज़ को हील करने की पूरी कोशिश करती है जब तक उसको वो सपोर्ट ना मिल जाए पीछे से। अगर बिना बिजली के कंप्यूटर चलता है क्या? नहीं चलेगा। बिना ये, अगर मैं कैमरा आपके सामने बात कर रहा हूँ, इस कैमरे के आगे भी बात कर रहा हूँ, तो बिना बैटरी के ये भी नहीं चलेगा, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी है, उसको किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट ज़रूर चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो या किसी भी अलग पैथी या होम्योपैथी या किसी भी चीज़ का भी हो, बट उसको सपोर्ट चाहिए। वो डाइट भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, वो आपकी मेडिसिन भी हो सकती है। तो सपोर्ट आपकी बॉडी को नीड मांगती है हीलिंग के लिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक वेरिकोसील के पेशेंट जो अभी बने नहीं हैं, डर रहता है उनको कि मैं वेरिकोसील का पेशेंट बन जाऊँ, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर आप देख लो, आपको अनुभव इतना ज़्यादा है कि आप चेक करके बता दो वेरिकोसील है या नहीं है। तो मैं आपको सिंपली कहता हूँ कि वेरिकोसील अनुभव पे नहीं चलता। अगर मैं बोल भी दूँ आपको वेरिकोसील है तो क्या उसका मीनिंग है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको सिंपली अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा, तो आप सीधा रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, बोलो कि टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड करने के बाद उनके जो रिपोर्ट आएगी उसमें देखो क्या चीज़ आ रही है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट नहीं है, अगर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको करवाने की भी नीड नहीं है। अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट अगर आपकी थोड़ी ख़राब आई है, तो जाओ आप एक बार ये टेस्ट जरूर कराओ अपनी USG स्कॉटम की, जिसमें ये पता चले कि कौन से ग्रेड में है, कहाँ पर है, कितने mm फूली हुई है। ये सारी चीज़ आपको रिपोर्टिंग बताएगी। हम सिर्फ टच करके या कोई भी डॉक्टर आपको टच करके यही कह सकता है कि हाँ वेरिकोसील है या नहीं है, ठीक है। और वो 4 फिंगर टेस्ट होता है। 4 फिंगर टेस्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो का कंटेंट भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगा। बट आपके सपोर्ट में कुछ एक एक्सरसाइज ज़रूर बता के जाऊँगा इस टिप में, कि आपने करना क्या है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब हम फ्रेश होने जाते हैं, मोशन क्लियर करने जाते हैं, तब उसके बाद आकर हम थोड़ी देर शायद बेड पे लेटते हैं या चेयर पे बैठते हैं या चाय पीते हैं या गुनगुना पानी पीते हैं। बहुत अलग अलग चीज़ों की अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो हमने वहाँ पर करना क्या है, फ्रेश होने के बाद आओ,
थोड़ी देर बेड पे लेटो, अपने टांगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके लेट जाओ। अब वो नीचे पिल्लो लगा सकते हो टांगों के नीचे, या फिर दीवार का सहारा ले सकते हो। थोड़ी देर लेट जाओ, 20-25 मिनट अगर आप लेट सकते हो तो लेट जाओ, क्योंकि हम उस टाइम आपकी बॉडी से ये ऐसा काम करवा रहे होते हैं कि आपके ब्लड का फ्लो जो है वो बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का खुद का ही ब्लड फ्लो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है, ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है। जब हम टांगों को ऊपर करते हैं तो हमारा खून का फ्लो सारा का सारा ऊपर की तरफ जाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी टेस्टिस की फंक्शनिंग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है और वेन के अंदर का फ्लो जो है वो उस टाइम थोड़ा सही हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट, पेन, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और इसी एक्टिविटी को दोबारा दोहराते हुए आप शाम के टाइम भी ये चीज़ कर सकते हैं, जब आप सारे कामों से फ्री हो जाओ, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिल जाएगा आपकी वेरिकोसील से। और फोर्थ टिप की बात करूँगा। फोर्थ टिप, जो स्कूटर बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्कूटर बाइक चलाना मेरे हिसाब से वेरिकोसील के पेशेंट के लिए तो मना है, ठीक है, बट जो अगर डिस्कम्फर्ट अगर आप महसूस कर रहे हो स्कूटर बाइक चलाते हुए, तो आप थोड़ा टाइम क्विट कर दो उसको, उसकी तरफ एक बारी अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा सा करो, जो मैंने अभी अपनी पुरानी टिप, अभी इससे पहले वाली टिप पे बताया, आप उसको थोड़ा सा परफॉर्म करना स्टार्ट करो। अगर आपको रिलीफ मिलता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, स्कूटर बाइक पे चलाएंगे, क्योंकि इंडिया में सारी सड़कें सही नहीं हैं, गड्ढे हैं। और हम जब गर्मियों में स्कूटर या बाइक चलाते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो बेसिकली होती है एक नॉर्मल कंडीशन में, जिसमें हमारे सुबह के टाइम अगर देखें जाए तो हमारा स्क्रॉटम हमेशा ऊपर की तरफ लगा रहेगा, बॉडी की तरफ, क्योंकि उसको हीट चाहिए होती है। अब वहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस मूवमेंट को, नॉर्मल है कि ये सब बॉडी के साथ होता है, एक मेल बॉडी में सबको मिलता है कि स्क्रॉटम कॉन्ट्रैक्शन वाले उसमें, जब हम स्कूटर बाइक चलाते हैं, गर्मी में चला रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा स्क्रॉटम थोड़ा लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो खासकर जब लूज़ होता है तो उसको नीचे सपोर्ट नहीं मिलती, वो बैंग करता है आपकी सीट के साथ, आपकी सीट हो गई या कुछ अलग पेंट का हो गई, जिसके साथ वो बार बार बैंग करता है, और बैंग करने से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, जिसकी वजह से वो आपको पेन देता है और डिस्कम्फर्ट डेवलप कर देता है वेरिकोसिल में। और इतना है कि जब इन्फ्लेमेशन टेस्टिकल्स हो जाती हैं या टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी फंक्शनिंग थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट या शुक्राणु में भी फ़र्क आ सकता है। तो वहाँ पर आप थोड़ा टाइम स्कूटर बाइक को थोड़े टाइम के लिए क्विट कर दीजिए, मना कर दीजिए, कुछ टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लीजिए, अगर कार घर पे है तो कार यूज़ कर लीजिए, बट वहाँ पर स्कूटर बाइक को थोड़ा कम यूज़ कीजिए, जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक आप ना यूज़ कीजिए उस टाइम। और इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल बनाती हैं चीज़ें खाने में, जैसे कि कुछ को खीरा गैस्ट्रिक ट्रबल बना देता है, किसी किसी को घिया भी गैस्ट्रिक ट्रबल बना देता है, किसी को दूध गैस्ट्रिक ट्रबल बना देता है। जो आज तक आपने कोई भी ऐसी चीज़ समझ पाए हो अपने शरीर से रिलेटेड जो आपको गैस फॉर्म करती है, आपका पेट को फुलाती है, या यहाँ पर आपको भारी भारी लगना स्टार्ट हो जाता है, उन सब चीज़ों को क्विट कर दो, जिससे आपको आगे फर्दर दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि राजमा किसी को दिक्कत दे जाता है, किसी को चने की दाल भी दे जाती है, किसी को खीरा कर जाता है, किसी को मूली कर जाती है, तो अलग अलग चीज़ है। तो वो शरीर टू शरीर पर्सन अपने हिसाब से जानता है कि मेरे को कौन सी चीज़ दिक्कत देती है। आपने बस वही चीज़ों को क्विट कर देना, मना कर देना है, जिससे आपको फर्दर दिक्कत नहीं होगी, वेरिकोसील आगे नहीं बढ़ेगा, और जिनको नहीं हुआ है उनको नहीं होगा। अगर ये टिप समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कुछ भी चलता है वेरिकोसील के रिगार्डिंग कि ये वेरिकोसील से एक सर्जरी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जा सकते हो। मैं टेस्टिमोनियल तो ऐसा सच नहीं बनाता, बट उनकी रिपोर्ट्स ज़रूर शेयर करता हूँ जो पेशेंट रिकवर होते हैं, बट सबकी नहीं करता, कुछ कुछ की करता हूँ, जिनके यहाँ से, जिनके मेरे को पता है, जिन्होंने मेरे को कह रखा है कि कोई बात नहीं आप मेरी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, बस उनकी रिपोर्ट शेयर कर पाता हूँ। आप जाकर वो देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वेरिकोसील फर्दर जाकर दिक्कत देगा और मेजर दिक्कत दे सकता है, तो हाँ, किसी किसी केसेस में फर्दर दिक्कत बढ़ सकती है, एज एन एट्रोफी हो सकती है, आपके टेस्टिकल्स छोटे हो सकते हैं, स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है।
हर चीज़ का समाधान है। दुनिया में आए हो ना कुछ ऊपर वाले के साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि जिनके हमेशा रास्ते बनते रहते हैं। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बंदा आपको ऐसा टकरा जाता है जो आपको राह दिखा जाता है, जिससे आप आराम से उस प्रॉब्लम से निकल जाते हो।